फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज बात करेंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। इसमें पहला है चंद्रयान 3 मिशन C3। ये हमारा तीसरा लूनर एक्सप्लोरेशन एक्सपेडिशन है। इसमें इसरो के द्वारा रोवर और लैंडर भेजे जाएंगे जो कि चंद्रयान 2 के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट के थ्रू अर्थ से कम्युनिकेट करेगा। इसमें 4 थ्रॉटल एबल्ड इंजन होंगे और साथ ही लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी होगा जो लिक्विड की वेलोसिटी को देखेगा। इसके थ्रू मून के उस सरफेस का अध्ययन किया जाएगा जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती और वहां आइस के होने का पता लगाया जाएगा। साथ ही ये मून के थोड़ी गहराई वाले सरफेस और एक्सोस्फीयर का भी अध्ययन करेगा। आगे है मिशन डेफ स्पेस और HTT-40 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। देखिए ये जो डेफ स्पेस मिशन है ना, इसे प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में लॉन्च किया। इसमें 75 चैलेंजेस को रखा गया विभिन्न स्टार्टअप्स और कंपनीज के सामने। ये चैलेंजेस डिफेंस की फील्ड में स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित थे। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी आ जाते हैं। तो इन 75 चैलेंजेस के सॉल्यूशंस देने थे एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स या इनोवेटर्स को। अब इसी के साथ है HTT-40। यह है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 इंडिजिनस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। इसे डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने। पायलट्स को ट्रेनिंग देगा ये एयरक्राफ्ट। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम डिस्टेंस 1000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाएगा। आगे है वाइजर प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, वाइजर। इसे इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने लॉन्च किया 2021 में। ये पहला अपने तरह का प्रोग्राम है जिसमें विमेंस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में एंट्री दिलाना है। हर साल इसमें 20 अवार्डीज को चुना जाएगा। वुमेन साइंटिस्ट को डायरेक्ट लेटरल एंट्रीज के माध्यम से रेगुलर या लॉन्ग टर्म रिसर्च पोजीशन दी जाएंगी एकेडमिक या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्रीज में। इंडियन गवर्नमेंट 39 लाख रुपीस दे रही है इसमें, और 48,000 यूरो जर्मन साइड से आ रहा है। आगे जानते हैं वेस्प 76b और वेस्प 121b के बारे में। ये एक्सोप्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी से कंटिन्यूसली 640 लाइट ईयर और 900 लाइट ईयर दूर उपस्थित हैं। अब यहाँ पर बेरियम के मिलने की बात कही गई है। इन एक्सोप्लैनेट्स का टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। बेरियम के साथ साथ लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल आदि तत्व भी उपस्थित होने की संभावना है यहाँ। बेरियम की बात करें तो ये लेड से हार्डर होता है। डायरेक्ट एयर में एक्सपोज होने पर ऑक्सीडाइज होने लगता है। यूजेस में स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब्स में, फ्लोरेसेंट लैंप में, ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग मड के रूप में यूज होता है लुब्रिकेशन को बनाए रखने के लिए। फिर पेंट, ब्रिक, टाइल्स, ग्लास, रबर आदि बनाने में भी यूज होता है। फायरवर्क्स में ग्रीन कलर बेरियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोरेट के कारण होता है। आगे बात करते हैं NSLV या नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के बारे में। ये इसरो डेवलप कर रहा है। इसके डेवलपमेंट के बाद PSLV को यह रिप्लेस कर देगा। ये 3 स्टेज वाला रियूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल होगा जो कि 10 टन तक के पेलोड को जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में रिप्लेस कर देगा। लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर तक ले जा लेगा ये पेलोड्स को। इसकी बूस्टर स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन होगा जो सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन फीचर से लैस होगा। इसमें रिफाइंड केरोसिन फ्यूल के रूप में यूज होगा और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में। आगे बात करते हैं साइबर नाइफ के बारे में। ये एक प्रकार की मशीन है। क्या हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिविल हॉस्पिटल असरवा अहमदाबाद में फाउंडेशन स्टोन रखा है वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। इसमें से एक है साइबर नाइफ। ये एक मशीन है जिसके थ्रू पेशेंट का नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट होता है। नॉन इन्वेजिव मतलब बिना चीरफाड़ किए ट्रीटमेंट। ये मशीन लेजर की तरह काम करती है और ट्रीटमेंट करती है। इसके थ्रू प्रोस्टेट, लंग्स, ब्रेन, स्पाइन, हेड, नेक, लिवर, पैंक्रियाज और किडनी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके यूज से पेशेंट को रैपिड रिलीफ मिलेगा पेन से और अदर सिम्टम्स से भी। आगे जानते हैं लासा फीवर के बारे में। हाल ही में ये लासा फीवर क्लाइमेट चेंज के चलते बढ़ रहा है। ये फीवर एक जूनोटिक डिजीज है। लासा वायरस के कारण होता है जो इन्फेक्टेड रैट्स या चूहे होते हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है। ये इसका भी कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन पर काम चल रहा है इसकी। ये फीवर सबसे पहले अफ्रीका में नोटिस किया गया था, वेस्ट अफ्रीका में। इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 80% के आसपास। मतलब यदि किसी को ये फीवर हो गया तो बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। पहला इंडिजिनियसली बिल्ट मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। 5.8 टन इसका भार है। लगभग 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है मैक्सिमम, और 550 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 6.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक उड़ सकता है। मतलब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ सकने वाला हेलीकॉप्टर है। पायलट और को पायलट की जगह होती है इसमें। पायलट ही वेपन सिस्टम का ऑपरेटर होता है। इसका प्रेशराइज्ड कैबिन न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल और केमिकल कंटिजेंसी आदि को भी बियर करने में सक्षम होता है।
राडार से भी बच सकता है, नाइट अटैक कैपेबिलिटी भी है, एडवांस नेविगेशन सिस्टम भी है। इसमें गन टेलर्ड भी उपस्थित हैं, मतलब ये एयर टू एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। आगे है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत एक बॉडी है। इस फंड के थ्रू रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। रूरल एरियाज में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा दिया जाएगा, एकेडमिक, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में इन्वेस्ट करके, तथा रूरल एरियाज में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बिल्ड करके। मतलब इस क्षेत्र में रूरल एरियाज में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम तैयार करना है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में। तो इसे इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत अप्रैल 2002 में बनाया गया था। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई है। इसका मुख्य काम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है टेलीकॉम सर्विसेज के क्षेत्र में। रूरल और रिमोट एरियाज में भी टेलीकॉम सर्विसेज की पहुंच बढ़ाने पर काम करता है ये। अब इसमें फंड कैसे आता है? तो इसका जो फंड होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है। इसमें जो पूल फंड जनरेशन है वो 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी होती है। मतलब जो भी हमारे देश के प्राइवेट टेलीकॉम फंड ऑपरेटर्स हैं, जैसे एयरटेल, जियो आदि, ये अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, मतलब इन्वेस्टमेंट को हटाकर जो रेवेन्यू बचता है उसका 5% इस यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड में जमा करते हैं। डायरेक्ट इसमें नहीं आता, पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पहुंचाया जाता है ये, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ये डिस्पैच होकर इस फंड में आ जाता है। आगे जानते हैं एंकेलेडस ओसिन के बारे में। एंकेलेडस क्या है? ये सैटर्न या शनि ग्रह का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि यहाँ पर एक ओसिन मौजूद है, मतलब आइस का ओसिन है। ये पूरा उपग्रह बर्फ से ढका हुआ है और इसके नीचे जल उपस्थित है, और जल के फव्वारे बहुत ऊंचाई तक बाहर आते हैं, इतने कि हम इसे नोटिस भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर लाइफ होने की संभावना है। एक स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ने इसका पता लगाया है, जो सैटर्न के चारों ओर घूमता है। अब यहाँ फॉस्फोरस भी है, फॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है ये। आगे है LVM-3M2। ये इसरो का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है, सबसे भारी रॉकेट है। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसने OneWeb के 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट में प्लेस किया है। यहाँ OneWeb कंपनी यूके की है, लंदन में हेडक्वार्टर है इसका। OneWeb जो है वह अभी 648 सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करवाएगा, ताकि फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। अब देखिए, हमारा जो रॉकेट LVM-3M2 है, ये GSLV Mark 3 ही है। इसका नाम बस बदल दिया गया है। इसकी कैपेसिटी 8 टन तक की है। 8 टन तक के पेलोड्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट या 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्लेस करा सकते हैं। ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें 2 सॉलिड स्टेट और 1 लिक्विड स्टेट है।